नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 की NCERT और आज हमारा अध्याय नंबर 7 है जिसमें हम पढ़ेंगे रेगिस्तान में जीवन। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों अध्याय नंबर 5 में हम पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। दोस्तों रेगिस्तान ऐसे शुष्क प्रदेश हैं जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति जहाँ पाई जाती है, ऐसे स्थान रेगिस्तान कहे जाते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे गर्म रेगिस्तान सहारा मरुस्थल के बारे में। दोस्तों विश्व एवं अफ्रीका के महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। दोस्तों यह पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि सहारा रेगिस्तान 11 देशों में फैला हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची होती हैं। दोस्तों आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से यह ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत ही गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया है, सहारा मरुस्थल को। दोस्तों सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो कि त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दोस्तों अल अजीजिया जो यह क्षेत्र है, यह विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सहारा जलवायु के बारे में। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु यानी कि लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों रेगिस्तान के प्रमुख वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं
एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रेगिस्तान के प्रमुख लोगों के बारे में। सहारे रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। दोस्तों यह दोनों जातियां पाई जाती हैं सहारा रेगिस्तान में, यह आपको याद रखना है, बेदुइन और तुआरेग। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। दोस्तों जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। जहां गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिला लेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों यह आपको याद रखना है कि टैफिला लेट मरुद्यान मोरक्को में स्थित है। दोस्तों लद्दाख शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश। दोस्तों पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास जो है यह लद्दाख में स्थित है। यह आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ठंडे रेगिस्तान लद्दाख के बारे में। दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखड्डे जिसको गार्ज का कहा जाता है। दोस्तों यह नदियां गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां भी हैं जैसे कि गैंगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत जो है पतली होती है जिससे सूरज की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है।
लद्दाख में मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा यहाँ पर होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। दोस्तों यह आपको याद रखना है कि लद्दाख में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है प्रतिवर्ष। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि दोस्तों यदि आप सूरज की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हों तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। दोस्तों कुछ शब्द हैं। दोस्तों लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। यह आपको याद रखना है। दोस्तों चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसकी ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। आपको याद रखना है दोस्तों, तिब्बती एंटीलोप या चीरू एक जीव है और इसका शिकार जो है शाहतूश नामक इसकी ऊन के लिए किया जाता है। यह आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लद्दाख में वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में। दोस्तों यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलते हैं। घाटी में सरपत यानी कि बिलू एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं खूब यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो सरपत या बिलो वृक्ष है, इसकी लकड़ी से बल्ला बनाया जाता है, क्रिकेट खेलने वाला। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत यानी कि बिलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। दोस्तों लद्दाख के लोग प्रमुख हैं। दोस्तों क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हैमिश, थिक्से से एवं लामायुरु। ये प्रमुख मठ हैं लद्दाख के। दोस्तों यहाँ से जनवरी में प्रश्न बना था। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भलीभांति जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। दोस्तों मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगरा, बड़ा लाचाला, लुंगला लाचाला एवं टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। मनाली लेह राजमार्ग की बात कर रहा है दोस्तों।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।